अब ये हर बार की तरह कैंपस की छत पर आ जाते हैं। क्योंकि ये सेकंड लेक्चर में फ्री होते हैं तो अपना वो फ्री टाइम भी यहाँ पर स्पेंड करते हैं। कोहारू अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर कर रही थी पर वो बटन को 2-3 बार दबा देती है और उसमें से कुछ नहीं निकलता। फिर वो समझ जाती है कि शायद उसकी फेवरेट ड्रिंक सोल्ड आउट हो चुकी है। तब सोरानो सोचता है कि मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। हाँ, इसने अपनी फेवरेट ड्रिंक का बटन याद कर रखा है पर ये देख के बता नहीं सकती कि वो ड्रिंक खत्म हो चुकी है या फिर नहीं, और इसका पता ये नहीं लगा सकती। तो वो उसे खुद बोलता है कि तुम्हारी ड्रिंक तो खत्म हो चुकी है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और ऑर्डर कर दूं, जैसे कोल्ड ड्रिंक या फिर कॉफी। तब वो थोड़ा सोचती है और रैंडमली ही कोई सा भी बटन दबा देती है। वो थोड़ा हैरान था। वो बोलता है कि आखिर तुम करने की कोशिश क्या कर रही हो। तब कोहारू बोलती है कि इसे एक सरप्राइज की तरह ही समझ लो। मैंने रैंडमली कोई सा भी बटन दबा दिया तो जो भी ड्रिंक आएगी वो मेरे लिए एक सरप्राइज होगी। मुझे तब तक पता नहीं चलेगा जब तक मैं उसे ट्राई न कर लूं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है? तो वो अपनी ड्रिंक का आने का इंतजार कर रही थी और सोरानो बैठा था टेबल पर और वो तभी सोच रहा होता है कि अब उसकी जिंदगी कितनी अलग हो चुकी है। पहले तो उसे घर से बाहर निकलना तक पसंद नहीं था। नारुमी के अलावा तो वो किसी से बात तक नहीं करता था और वो नारुमी से भी बात बस इसलिए करता था क्योंकि वो उसका रूममेट है। पर अब ये हर दिन मिलते हैं। जब इनका लेक्चर फ्री होता है तब, और जब इसे वैसे भी मिलना होता है ये मुझे मैसेज कर देती है। अब इन्हें साथ में रही हुए कई महीने हो चुके थे और तब से लेकर आज तक ये डेली मिल रहे हैं। और एक और चीज, क्या आपको कोहारू, हिनाता, कुरोनी, वागुरी और कोलम्बिना का फ्यूजन नहीं लगता? क्योंकि मुझे तो लगता है। अब वो ड्रिंक लेके बैठ जाती है पर ड्रिंक बस उसके आगे पड़ी हुई थी और वो अजीब सा मुंह बना के वहाँ पर बस बैठी हुई थी। तब सोरानो बोलता है क्या हो गया, क्या तुम वे पीने नहीं वाली? पर वो बोलती है कि मैं पीने तो वाली हूँ पर मुझे कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस ड्रिंक में कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ अगर इसका टेस्ट अच्छा ना हो? पर तब भी वो हिम्मत करके ट्राई करती है और बस एक सिप लेते ही उसका पूरा का पूरा मूड खराब हो जाता है। वो बोलती है कि ये तो कार्बोनेटेड ड्रिंक है, ये पी के तो मेरा गला जलता है, खामखा मेरे पैसे बर्बाद हो गए, तो मैं ऐसे फेंक तो नहीं सकती। तब वो सोरानो से बोलती है अगर तुम बुरा न मानो तो तुम ये ड्रिंक पी सकते हो क्योंकि मुझे चीजें फेंकना अच्छा नहीं लगता। वो मान तो जाता है पर जैसे ही वो ड्रिंक पीने वाला था वो नोटिस करता है उसके लिपस्टिक के निशान को जो उस ग्लास में अभी भी था। वो बोलता है कि शायद इसने अभी तक नोटिस नहीं करा, पर खैर मैं भी सोच लेता हूँ कि मैंने कुछ नहीं देखा, और वो भी पूरी ड्रिंक एक घुट में पी जाता है। तभी वहाँ पर यूको और नारुमी भी आ जाते हैं। नारुमी बताता है कि मेरी क्लास तो अभी भी खत्म हुई थी तो मैं यूको के साथ इधर आ गया, तो आज के दिन मैं फ्री हूँ। क्या तुम लोगों को कुछ करना है? अगर हम सभी फ्री हैं तो हम सभी साथ में चलते हैं। और यूको को भी ये आइडिया पसंद आता है। तब कोहारू बोलती है कि हाँ बहुत मजा आएगा, हम सब साथ में एंजॉय करेंगे, और कैसा रहेगा कि हम सब कैरियोके जाएं। तब यूको भी बोलती है अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, तुम मुझसे कई टाइम से बोल रही थी कैरियोके जाने के लिए, और आज अगर सब फ्री हैं तो चलो वहीं पर चलते हैं। तब नारुमी भी बोलता है तो इसी बहाने में वहाँ पर गाना भी गा लूंगा। पर बेचारे सोरानो को जाने का मन बिल्कुल नहीं था क्योंकि जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कोहारू से मिलने से पहले ये घर से बाहर तक नहीं निकलता था और ये लोग इसे कैरियोके लेके जा रहे हैं। अब कैरियोके में सब आ चुके थे। सबसे पहले गाना गाती है यूको जिसकी आवाज सच में बहुत ज्यादा अच्छी थी। कोहारू और नारुमी तो दोनों उसकी तारीफ भी करते हैं और इसी बीच सोरानो और कोहारू कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाते हैं। कोहारू तो ये नोटिस नहीं करती पर सोरानो ब्लश करने लग जाता है। वो बोलता है कि अब मैं इसे कैसे बताऊं कि ये कुछ ज्यादा ही क्लोज बैठी है, और इसके बाद गाना गाना चालू करता है नारुमी जिसकी भी आवाज सच में बहुत ज्यादा अच्छी थी। और ये सुन के तो सोरानो थोड़ा पैनिक हो जाता है। वो बोलता है कि मुझे तो लगा ये बेकार गाता होगा, क्या इस पूरे रूम में बस मैं ही हूँ जो बेकार गाना गाता है? तब कोहारू उसे बोलती है गाना गाने के लिए पर वो मना कर देता है कि पहले तुम गाओ, मैं सबसे आखिरी में गाऊंगा। पर ये कैरियोके में पहली बार आई थी तो इसे पता नहीं होता कि गाने सेट कैसे करते हैं, और तब वो खुद भी सोचता है कि मैं तो भूल ही गया था कि ये देख नहीं सकती तो ये गाने कैसे चुनेगी। तो उसकी मदद करती है यूको। कुछ काम ऐसे होते हैं जो ये दूसरे की मदद के बिना नहीं कर सकती। तब यूको उसके लिए गाना सेट कर देती है और कोहारू की आवाज पूरे रूम में सबसे ज्यादा अच्छी थी क्योंकि वो बचपन से पियानो बजाते आ रही है तो उसे म्यूजिक की नॉलेज भी है। सब लोग तो उसका गाना सुन के हैरान थे, और अपना गाना खत्म होने के बाद वो माइक दे देती है सोरानो को जो अब पहले से भी ज्यादा नर्वस था। वो बोलता है कि सबने इतना अच्छा गाया पर ना तो मेरी आवाज अच्छी है ना मुझे गाना गाना आता है, मैं तो पक्का इनका मूड खराब करके रख दूंगा। और वो गाना गाना स्टार्ट कर देता है। मैं हूँ जियान, मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी आवाज सुन के लोग हो जाते हैं मदहोश। मैं हूँ सोरानो, मेरा गला है बहुत सुरीला,
मेरी आवाज सुन के लोग हो जाते हैं बदहोश। मैं हूँ सुरानो। और उसकी आवाज सच में बहुत ज्यादा बेकार थी। और बस उसकी आवाज ही अजीब नहीं थी, वो गाना बहुत ज्यादा ऑकवर्डली भी गा रहा था। वो इतना अजीब गा रहा था कि बैकअप के लिए यूको और नारुमी को इंस्ट्रूमेंट प्ले करने पड़ते हैं और ये चीज उसे और भी ज्यादा नर्वस कर देती है। तब कोहारू बोलती है कि मुझे ये गाना पसंद है तो चलो साथ में गाते हैं, और धीरे धीरे करके वो भी उसके साथ गाने लग जाती है। और अब वो थोड़ा कम नर्वस था क्योंकि मेन पॉइंट होता है एंजॉय करना, और वो ये कर रहे हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये अच्छा गाए या फिर बेकार। और आज का दिन खत्म हो जाता है और फिर हर बार की तरह वो कैंपस की छत पर बैठ के बस टाइम पास कर रहे होते हैं। पर इस बार सुरानो चुप था और कोहारू अपनी बुक पढ़ रही थी, तो वो सोचता ही है कि अब मैं इसे डिस्टर्ब क्या ही करूं, तो वो बिल्कुल ही शांत हो जाता है। और शांत रहना तो उसकी खासियत है। और फिर थोड़ी देर बाद वो उसका नाम लेती है और वो बोलती है कि बस मैं कंफर्म कर रही थी कि तुम यहाँ पर हो भी या फिर नहीं। तुम इतने ज्यादा शांत बैठे हो, मुझे लगा तुम उठ के चले गए। और वो अपनी आंखें बंद करके सोचता है कि सच में उसकी जिंदगी कितनी ज्यादा बदल चुकी है। ये कितना शांत शांत रहा करता था, पर कोहारू के साथ ये हंसी मजाक कर सकता है, चीजें शेयर कर सकता है एक असली दोस्त की तरह। उसे इसके साथ बहुत कंफर्टेबल फील होता है। तब वो उससे एक सवाल पूछता है कि आखिर तुम ये कौन से बुक बार बार पढ़ते रहती हो, क्योंकि मैंने तुम्हें जब भी खाली देखा है तुम्हारे पास ये बुक जरूर होती है। तब वो बोलती है तुम खुद ही क्यों नहीं पढ़ लेते, इसका टाइटल तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तब वो स्माइल करते हुए बोलता है कि तुम भी क्या मजाक कर रही हो, मुझे ब्राइल पढ़ना नहीं आता। फिर वो बोलती है कि ये है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तुम एनी फ्रैंक को तो जानते ही होगे ना, और शायद आप भी उसे जानते ही होंगे, शायद ये नॉवल क्लास 9th में थी। तब वो बोलता है ओ एनी फ्रैंक, ये तो बहुत कमाल की चीज है। और वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाती है, क्या तुमने भी ये बुक पढ़ी है? फिर वो बोलता है नहीं, पर अगर तुम पढ़ रही हो तो ये सच में अच्छी बुक ही होगी। तब वो बोलती है हाँ, ये सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये कहानी है एक लड़की के बारे में जो अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से कमरे में बिताती है। उसे कुछ पता नहीं होता कि उसकी मौत कब आ जाए, तो वो अपने हर दिन को इस डायरी में लिख देती थी। एनी फ्रैंक की एक खास बात थी, इतनी मुसीबतें होने के बाद भी वो कभी हंसना नहीं छोड़ती थी, और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। तब वो उससे पूछता है कि ब्राइल पढ़ना सच में इतना ज्यादा मुश्किल होता है? फिर कोहारू से बोलती है हाँ, ये मुश्किल तो होता है, पर उतना भी नहीं जितना लगता है। शुरू में जब मैंने ये लैंग्वेज सीखी थी मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, पर टाइम के साथ साथ मुझे आदत हो गई। और वैसे भी अब तो कई टाइप की ऑडियो बुक्स भी आती हैं, तो जब मेरा पढ़ने का मन नहीं होता तो मैं वो सुन लेती हूँ। पर ज्यादातर मुझे पढ़ना ही अच्छा लगता है। जब तक मैं वो छोटे डॉट्स के टेक्सचर को अपने हाथों पे फील नहीं कर लेती तब तक पढ़ने में मजा ही नहीं आता। तब वो उससे बोलती है क्या तुम ट्राई करना चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये पढ़ना सिखा सकती हूँ। और वो बुक ले लेता है। वो पढ़ने की कोशिश तो करता है पर उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी उसकी नजर पड़ती है उस बुक मार्क पे। वो पूछता है ये क्या है, क्योंकि इस पे भी कुछ लिखा हुआ है। तब वो बताती है कि ये है मेरा बुक मार्क, इसे मैंने खुद बनाया है और इसमें मैंने कुछ चीज लिखी है। तब वो थोड़ा सोचता है कि आखिर इसने बुक मार्क पे कुछ क्यों लिखा है। तब वो पूछ ही लेता है कि आखिर इसमें लिखा क्या है। तब कोहारू बोलती है कि मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम ये खुद पढ़ो, कि लगता है कि तुम मुझे ब्राइल लैंग्वेज सिखा के ही रहोगी। तब वो पाउट करते हुए बोलती है कि तुम सीखने में बिल्कुल सीरियसली नहीं लग रहे, पर तुम भी जल्दी सीख ही जाओगे। और फिर वो बात करने लग जाती है फायरवर्क्स के बारे में, और वो अपनी कहानी बताता है फायरवर्क्स की, कि जब मैं अपनी मॉम के साथ बचपन में फायरवर्क्स देखने गया था वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और बस मुझे पटाखों की आवाज आ रही थी, क्योंकि मुझे तो बस सामने जो आदमी खड़ा था उसका सर दिख रहा था, तो मैं तो बस आंखें बंद करके वो पटाखे सुन रहा था। तब वो जोर जोर से हंसने लग जाती है और बोलती है तो ये है तुम्हारी सबसे ग्रेट मेमोरी, इसका मतलब जब भी फायरवर्क्स की बात आएगी तुम्हें उस आदमी का ही सर याद आएगा। तब वो बोलता है कि अब इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं तब बहुत ज्यादा छोटा था और वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। तब वो बोलती है कि मुझे भी एक दिन फायरवर्क्स देखने जाना है। तब कोहारू बोलता है इसमें क्या मजा, वहाँ पर तो इतनी ज्यादा भीड़ होती है, बचपन में भी थी और आज भी रहेगी। तब कोहारू बोलती है तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? जरा सोच के देखो उस भीड़ में कितने सारे लोग होंगे जिनसे तुम आज तक नहीं मिले और शायद बाद में तुम कभी मिलोगे भी नहीं, पर फिर भी वो सब लोग ही एक ही चीज के लिए वहाँ पर आए हैं, वो फायरवर्क्स देखने के लिए। तुम भी वही स्काई देख रहे हो जो कि वो रैंडम लोग देख रहे हैं। इसका मतलब स्ट्रेंजर होने के बाद भी हम सबका मोटिव एक ही है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी बात है? और तब वो अपने मन में सोचता है कि आंखें ना होने के बावजूद भी ये दुनिया को मुझसे अच्छा जानती है। ये उन हर चीजों में अच्छाई ढूंढ लेती है जो ये कभी अपनी दोनों आंखों से भी नहीं ढूंढ पाएगा। ये सच में कमाल की है। तब वो फिर से
बाद उस ब्रेल बुकमार्क पे लेके आ जाता है कि ये तुमने खुद बनाया है, ये तो सच में बहुत ज्यादा कमाल का है। और वो बताती है कि ये मैंने तब बनाया था जब मैं इस कॉलेज पे आई थी। फिर वो उससे एक सवाल पूछती है और पता नहीं क्यों ये सवाल मुझे थोड़ा डरा रहा है। वो उससे बोलती है कि तुमने कभी कोई लिस्ट बनाई है, वो बकेट लिस्ट जो तुम करना चाहते हो अपनी मौत से पहले। और वो सोचने लग जाता है कि ऐसी क्या चीज है जो उसे अपनी मौत से पहले करनी है। उसने कभी इतना आगे तो सोचा नहीं। तब वो सोचता है शायद मैं लॉटरी जीतना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ना चाहता हूँ, और इससे आगे तो वो सोच ही नहीं पा रहा होता कि ये सब तो बहुत छोटी चीजें हैं। आखिर उसे सच में लाइफ में करना क्या है अपनी मौत से पहले। तब वो स्माइल करते हुए बोलती है कि शायद ये हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि मौत कब आ जाए। और वो थोड़ा हैरान होता है कि आखिर ये ऐसी बातें क्यों कर रही है। तब कोहारू बोलती है कि मैं तो बस मजाक कर रही हूँ, इस बात को ज्यादा सीरियसली मत लो। और तभी एक बहुत जोर की हवा चलती है और उसका बुकमार्क हवा में जाके उड़ जाता है। अब मैं श्योर तो नहीं हूँ पर शायद ये बुकमार्क अब इसे एनिमे के एंड में ही मिलेगा। कोहारू पूछती है कि आखिर क्या हो गया, तुम इतनी तेज की उठ के क्यों भागे। तब वो बोलता है कि मुझे माफ कर दो, तुम्हारा बुकमार्क हवा से उड़ गया। अब शायद थोड़ा वो उदास थी पर वो बोलती है कोई बात नहीं, वो एक बुकमार्क ही तो था। पर सोरानो को बुरा लगता है, उसने ये बुकमार्क इतनी मेहनत से बनाया था और मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। तब वो बात पर अड़ने के लिए बोलती है तुम्हें पता है कि एक फायरवर्क रिसर्च क्लब भी है हमारे कैंपस में। तब वो सोचता है हाँ शायद वो तब काम में आता होगा जब यहाँ पर कोई फेस्टिवल होता हो। तो कोहारू को वहाँ पर जाना था और ये चली जाता है। हाँ हालांकि इसका मन तो अभी भी नहीं था वहाँ जाने का, पर बेचारे को थोड़ा बुरा लगता है। एक तो उसने उसका बुकमार्क उड़ा दिया और अगर ये इसे जाने से भी मना करेगा तो बेचारी को कैसा लगेगा। तब कोहारू बोलती है कि ये मैं यूको से पूछने वाली थी पर वो बेचारी तो अपनी जॉब में बिजी थी, तो मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे साथ आ रहे हो। मैं बार बार उसे परेशान करना नहीं चाहती क्योंकि वो जॉब, स्टडी और मेरा ख्याल तीनों एक साथ करती है। काश मैं भी जॉब कर सकती। और ये तो आपको पता ही होगा कि ब्लाइंड लोगों को जॉब मिलना कितना मुश्किल होता है। अब फाइनली ये उस क्लब में पहुंच जाते हैं और उसकी हालत तो इतनी खराब थी मानो 100 साल से वहाँ पर कोई आया ना हो। तब वो गेट नॉक करता है और जब कोई नहीं आता तो वो दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि वो घर चले जाएंगे। पर तभी वहाँ पर आता है एक आदमी, उसका नाम होता है यूइची। वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, यहाँ पर तो कोई भूल के भी नहीं आता। तब वो बताते हैं कि हम यहाँ पर फायरवर्क्स देखने आए हैं। हमने सुना था कि यहाँ पर फायरवर्क रिसर्च क्लब है, कि इस क्लब में कोई भी मेंबर नहीं है सिवाय मेरे, यहाँ का काम बस मैं ही संभालता हूँ। तब यूइची नोटिस करता है कि कोहारू तो अंधी है। फिर वो स्माइल करते हुए बोलता है कि मुझे देख के अच्छा लगा कि तुम फायरवर्क देख नहीं सकती पर फिर भी तुम इसके लिए एक्साइटेड हो, तुम बस उनकी आवाजें सुनने में ही खुश हो। तब वो बोलती है क्या हम इधर फायरवर्क यूज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ महीने पहले मुझे यहाँ से पटाखे फूटने की आवाज आई थी। ये उस दिन की बात कर रही है जब पहली बार ये सब मिले थे, तब भी किसी ने फायरवर्क स्टार्ट कर दिए थे और वो शायद वेलकम पार्टी के लिए थे। तब वो बोलती है कि मुझे फायरवर्क की आवाज पास से सुननी है, पर यूइची मना कर देता है। वो बोलता है तुम्हें पता नहीं कि फायरवर्क्स बस दिखने में ही सुंदर लगते हैं, वो बहुत ज्यादा डेंजर हो सकते हैं। और वो उसे अपना हाथ दिखाता है जो पूरी तरह से जल रखा था, पर वो बेचारी तो ब्लाइंड थी तो वो कुछ देख ही नहीं पाती। तो वो बोलती है कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो यूइची उसे बताने की भी कोशिश नहीं करता, वो बस बोलता है कि ये चीज खतरनाक है तो मैं तुम्हें ये पास से देखने नहीं दे सकता। और उसको थोड़ा बुरा लगता है, उसे पता भी नहीं चल पाया कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था। तो घर जाते समय वो उससे पूछती है। तब सोरानो उसे बता देता है कि उस आदमी का हाथ जला हुआ था। तब वो बोलती है कि मैं फायरवर्क्स जला के रहूंगी और वो उसकी तरफ मुड़ते हुए बोलती है कि चलो साथ में फायरवर्क्स एंजॉय करें। तब वो बोलता है एंजॉय करने से तुम्हारा मतलब क्या है, तुम चाहती हो कि हम पटाखे खुद फोड़े? माफ करना पर मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। तुम्हें पता है ना कि उस आदमी का हाथ कैसे जल चुका था, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तब वो बोलती है कि अब इतना भी मत सोचो, जरा सोच ही देखो कितना मजा आएगा। पर वो बार बार मना कर रहा होता है, पर फाइनली वो उसे ब्लैकमेल करने लग जाती है। वो बोलती है कि भूलो मत, तुमने मेरा बुकमार्क खोया था, अब तुम मुझे खुश करने के लिए इतना भी नहीं कर सकते। तो बेचारे को मानना पड़ता है। अब वो घर जाके इसी के बारे में सोच रहा होता है और तभी उसके पास कॉल आता है कोहारू का। वो थोड़ा हैरान था क्योंकि हालांकि इनकी दोस्ती को 3-4 महीने से ऊपर हो चुके हैं, पर वो हर बार टेक्स्ट करती थी। कॉल उसने आज तक नहीं करा और वो फाइनली कॉल उठाता है
और वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी। वो बोलती है कि आमने सामने बात करना थोड़ा अलग होता है, पर पता नहीं क्यों तुमसे फोन में बात करते समय मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। और इतना बोलने के बाद अब उसे भी थोड़ी शर्म आने लग जाती है, मानो ये दोनों कपल्स हो। तब वो बोलती है कि हमने डिसाइड तो कर लिया कि हम फायरवर्क्स फोड़ने जाएंगे, पर हम कल मिलेंगे कहाँ। तब वो बोलता है कि वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर ही लेने आ जाऊंगा, पर वो मना कर देती है कि अगर ऐसा होगा तो हमारी डेट जैसी नहीं लगेगी। और वो हैरान होता है। वो बोलता है क्या हम लोग कल डेट पे जा रहे हैं? तब वो ब्लश करते हुए बोलती है कि जब एक लड़का और लड़की घूमने जाते हैं उसे डेट ही तो बोलते हैं, मेरा और कोई गलत मतलब नहीं था। ये ठीक वैसे ही डेट की बात कर रही है जैसे रिंतारो और वागुरी साथ में गए थे। तो वो उसे बता देता है चलो ठीक है, फिर हम दोनों कल ब्रिज के पास मिलेंगे। और वो फोन काटते ही अपना मुंह छुपा लेता है और वो सोचता है कि ये लड़की किसी दिन सच में मेरी जान ले लेगी। और उसका दिल जोरों से धड़कने लग जाता है, कहीं ये सच तो नहीं कि उसे कोहारू से प्यार होने लगा है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इसका अगला पार्ट आपको अगले हफ्ते देखने के लिए मिल जाएगा।